Don't forget to like, share and subscribe my channel. वेलकम बैक स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति। सो हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियोस मैंने बना दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उन दोनों वीडियोस की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर है वो अपने स्टेट को, दैट इज़ मैटर जो है वो तीनों स्टेट में होते हैं, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो क्या वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? मतलब अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या फिर सॉलिड में ही रहेगा, वो कभी लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग को पता है जो वाटर होता है वो 3 स्टेट में होता है। लाइक वाटर सॉलिड एज आइस, सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में होता है, और लिक्विड स्टेट में वाटर के फॉर्म में होता है, और गैस स्टेट में वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। मतलब एक ही जो वाटर है वो 3 अलग अलग स्टेट में हो सकता है। सॉलिड में आइस के फॉर्म में होगा, लिक्विड में वाटर के फॉर्म में होगा, और गैस स्टेट में वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। तो इसमें लिखा है कि व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो जब इसका स्टेट चेंज होता है, मतलब वाटर अगर सॉलिड आइस के स्टेट में है और वो जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो आखिर क्या ऐसा चीज़ होता है स्टूडेंट जिसके कारण ये चेंज पॉसिबल होता है? आखिर क्या होता है उस मैटर के अंदर कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है? What happens to the particles of matter during the change of the state? और मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आखिर उनमें ऐसा क्या बदलाव होता है कि वो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं? मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर वो चेंज हो कैसे रहा है पॉसिबल? आखिर जो मैटर है वो कैसे चेंज कर रहा है, और मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो उसमें क्या बदलाव आ रहा है जिसके कारण जो स्टेट है मैटर का वो चेंज हो रहा है? तो ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो हाउ डज़ दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? कैसे ये हो पा रहा है? वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चन, इजंट इट? या हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.12, तो इसे परफॉर्म कर लेते हैं। इसमें लिखा है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। एज इन द फिगर 1.6 में आप देख सकते हैं कि आपको एक बीकर में क्या करना है, आइस लेना है, और नीचे से आपको क्या करना है, बर्नर जलाना है, मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है। आपको आइस के टेम्परेचर को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे बीकर में आपने आइस लिया है और नीचे आपने बर्नर से इसे आग प्रोवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक रॉड है, ग्लास टायरर, जिससे आप इसे स्टिर कर सकते हैं, और इस थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर को नोट करना है। तो क्या होगा, जैसे ही आइस मेल्ट होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होगा, वैसे वैसे थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है कन्वर्शन ऑफ आइस ऑफ वाटर, और बी है कन्वर्शन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स। तो पहले वाले जो ए है, इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में, यानी सॉलिड से ये कौन से, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये पहले वाले ए पार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो बी पार्ट है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, बी पार्ट में देख पा रहे हैं कि वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए बीकर में वाटर लिया गया है और बर्नर से इसे हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो वाटर जो है वाटर वेपर्स में, तो वाटर क्या है यहाँ पे, लिक्विड स्टेट में है, और वाटर वेपर क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो पहले ए वाले में हम लोग देखें जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और बी में देखें जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से ये देखने को मिलता है।
सो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। पहले आपको जो बीकर है उसको लो फ्लेम में हीट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, और आपको वो टेम्परेचर नोट करना है जैसे ही जो आइस है वो मेल्ट करना शुरू करता है अपने आप को। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, और फिर वो वाला टेम्परेचर आपको नोट करना है जब पूरा का पूरा जो आइस है वो वाटर में। स्टूडेंट्स, इसमें आपको दो चीज़ नोट करना है। पहला चीज़ वो नोट करना है जैसे ही जो आइस है इसको जैसे ही आप मेल्ट करोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही जो आइस है, थोड़ा सा भी आइस है, वो वाटर में कन्वर्ट होगा। वो वाला आपको टेम्परेचर नोट करना है, ठीक है। और जैसे ही जो पूरा का पूरा आइस है वो पूरा का पूरा जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब होल कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, उसका भी आपको टेम्परेचर नोट करना है। और जब वो वाटर में स्टार्ट करेगा कन्वर्ट होने, वो भी टेम्परेचर आपको नोट करना है, ठीक है। सो इसमें लिखा है ये दो बातें आपको करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, और दूसरा है नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये दोनों टेम्परेचर आपको नोट करना है। देन है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब आपको ये वाला टेम्परेचर नोट करना है जैसे ही जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। जैसे ही पानी खौलने नहीं लगता तब तक उसको क्या करिएगा, यहाँ पे आप देख रखे हैं डायग्राम में दिखा रखा है कि एक ग्लास रॉड है, ठीक है। यहाँ पे ग्लास टायरर जैसे लिखा हुआ है। इस ग्लास रॉड से आपको क्या करना है, इससे उसको धीरे धीरे स्टिर करना है, धीरे धीरे घुमाना है, ठीक है। जैसे ही वाटर जो है वो बॉईल नहीं करने लग जाएगा, जब तक वाटर में बॉईल नहीं आएगा, ठीक है। देन है नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। देन है कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज। जब तक पूरा का पूरा पानी यानी ज़्यादा मात्रा पानी का वेपराइज नहीं हो जाता तब तक आप उसे केयरफुली देखते रहिए, ठीक है। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अब आपको क्या करना है, बी पार्ट के लिए आपको वो स्टेट देखना है जैसे ही जो वाटर लिक्विड से किस में हो रहा था, गैस में चेंज हो रहा था। ए पार्ट में हम लोग देखिए जैसे ही जो सॉलिड आइस है वो वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, जैसे ही सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। ये ए पार्ट था, ठीक है। ये नोट करना था आपको, इसका रिकॉर्ड करना था ऑब्जर्वेशन। और बी पार्ट के लिए आपको क्या करना था, जैसे ही जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्टेट को आपको रिकॉर्ड करना है। तो सो स्टूडेंट्स, इससे ये पता चल रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। और काइनेटिक एनर्जी ही वो एनर्जी होता है जिससे कोई भी बॉडी या फिर कोई भी जो पार्टिकल है वो मूवमेंट शो करता है, वो मूव करता है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हुआ, और चूंकि ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, सो जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन, मूवमेंट जो है वो और बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा विथ ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। और जो दो पार्टिकल के बीच में जो मैंने बताया था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होगा, टूटना शुरू कर देगा। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी तो पार्टिकल्स में मूवमेंट शो होगा, तो वो वाइब्रेट करने लगेगा। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और फिर वो अपना फिक्स पोजीशन छोड़ के इधर उधर फ्रीली मूव करने लग जाता है, ठीक है। अ स्टेज इज़ रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। और एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब फाइनली जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है एट
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उसके प्रेजेंस में, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा चैप्टर। सो लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 केल्विन। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मतलब ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, मतलब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसे मेल्टिंग तो कहते ही हैं और इसका दूसरा नाम है फ्यूजन। फ्यूजन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, केल्विन होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बराबर होता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 273.16 केल्विन। जब हम लोग जनरली जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो 0.16 को हटा भी देते हैं ताकि जो न्यूमेरिकल है वो होल नंबर में आए, और वैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है 273.16 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। वी टेक 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल टू चेंज टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 273 केल्विन भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। मतलब कोई भी सॉलिड को जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो उतना का उतना ही सेम रहता है। तो वो जो हीट और जो जैसे आप एक टाइम हो जाएगा जब आपका सॉलिड मेल्ट करेगा तो उससे आप लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और लेकिन जैसे ही आप उसके बाद जितना भी टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइए, जो टेम्परेचर है वेसल का वो सेम ही रहेगा, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा हीट जो है वो कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है। सो यू मस्ट, देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है इसे समझिए। जैसे आपने कोई भी वेसल में सपोज आइस का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और नीचे आपने बर्नर के हेल्प से इसे हीट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे वैसे आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइस का भी जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप बर्नर से जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा वैसे ही क्या होगा, आइस का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक टाइम पीरियड आएगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक लिमिट हो जाएगा कि आप कितना भी यहाँ का टेम्परेचर, बर्नर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन जो आइस का टेम्परेचर है वो स्टेबल हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है, वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर, एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं बर्नर से, वो जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो वो जाता कहाँ है, जैसे टेम्परेचर आइस का एक बार बढ़ गया तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हम लोग टेम्परेचर बर्नर से प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वो टेम्परेचर कहाँ पर जाता है, वो टेम्परेचर क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करता है, वो फर्दर टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, उसे कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, ठीक है। वो टेम्परेचर नहीं दिखता है, वो आइस में नहीं फील होता वो टेम्परेचर। जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करिए वो टेम्परेचर आइस में नहीं फील होता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड आता है जब आइस का जो टेम्परेचर वो स्टेबल हो जाता है, और वो जो बाकी छुपा हुआ टेम्परेचर, हिडन टेम्परेचर, उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। और वो क्या करता है, उसका काम होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
ख़त्म करने का काम करता है, उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। तो एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, क्या लिखा था। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, सॉलिड मेल्ट्स, सपोज कोई आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, आइस मेल्ट हो रहा है, तो आइस क्या है, सॉलिड है। तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी लाइन पढ़िए, कोई भी सेंटेंस पढ़िए, उसे इतना केयरफुली पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए आखिर वो पूछ क्या रहा है, तभी आप उसका आंसर कर पाइएगा, ठीक है। तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, अब सॉलिड को आप आइस का एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे ही आइस मेल्ट हो रहा है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। एक पॉइंट आता है जब इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, वो बढ़ता नहीं है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो जो बाकी हीट एनर्जी है, मैं टेम्परेचर दे ही जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा कि आइस का जो टेम्परेचर वो स्टेबल हो जाएगा, तो बाकी जो मैं टेम्परेचर दे रही हूँ वो आखिर जा कहाँ रहा है, ठीक है। जैसे आपने पानी को खौलने का काम करते हैं, ठीक है, पानी जब खौलने लगता है तो पहले तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जितना ज़्यादा पानी खौलता है उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। और ये कौन डिस्ट्रॉय करवाता है, वही एक्स्ट्रा हीट तो करवा रहा है जो मैं बर्नर से दे रही हूँ, और वही उसी तरह का जो एनर्जी होता है उसे लेटेंट हीट कहा जाता है, उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। तो इसमें लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे ही जो सॉलिड है, जो आइस हमारा था, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो लिक्विड के स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाता है, जो पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट मिल जाता है तो जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो नहीं बदलता है, वो वैसे ही का वैसा रहता है टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। चाहे भले ही पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाए, लेकिन जो टेम्परेचर है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। चाहे हम लोग कितना ही हीट सप्लाई करते जाए, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है ये क्या करता है, जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as latent heat। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो आइस है, आइस बीकर में आपने रखा और इसको आप हीट कर रहे हैं बर्नर से, ठीक है। तो जैसे ही आइस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे ही जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आइस है उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, वो एज इट इज़ रहता है, वो एक स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। तो वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहा है। तो ये तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो डिस्ट्रॉय करने में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वेसल्स के अराउंड रह जा रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। वही बता रखा है कि हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन ये एनर्जी अपना रोल प्ले करते जा रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब देखिए लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन करेंगे। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। मतलब इतना हीट एनर्जी जो कि ज़रूरत पड़े 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि ज़रूरत पड़े 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
मतलब आप सिंपली इतना याद रखिए कि एक केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बार फिर से समझ लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहा जाता है, एक केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर MCQs में। तो द हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, मतलब ये हम लोग को पता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितने के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। इसको सिंपल वे में इतना समझ लीजिए, जो लिक्विड होता है इसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल्स में। जो लिक्विड हो गया आपका वाटर, इसके पार्टिकल्स में मोर एनर्जी होता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड, मतलब आइस के पार्टिकल्स के बीच में। आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी होता है वो लेस होता है, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है। और लिक्विड से भी ज़्यादा किस में होता है, वेपर के फॉर्म में जो होता है। गैसियस के पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी होता है वो इवन इससे भी ज़्यादा होता है। तो एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा गैसियस में होता है, फिर लिक्विड स्टेट में होता है, एंड देन सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जैसे ही आप पानी में उबाल लाते हैं, जैसे पानी आपने रखा वेसल में, उसको गर्म करने लगते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। एक टाइम आ जाता है जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि आपस के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक कर सकते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और यही टेम्परेचर होता है जिसमें जो लिक्विड वाटर है वो वेपर फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करने लग जाते हैं। अब अगेन देखिए वही स्टेटमेंट है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है, जिसमें जो पानी है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, वो खौलना शुरू हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। वैसे टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। ठीक है, वो क्या होता है, सबको साथ में, बल्क फिनोमिनन, अकेला नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं होता, वो बल्क में होता है। ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। मतलब बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो जो है बल्क में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में। ठीक है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़, पानी को चेंज होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पानी को चेंज होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर आपको सेल्सियस को कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़े तो बस आप सिंपल से काम करिए कि जितना भी सेल्सियस में दे रखा चीज़ है उसके आगे 273 ऐड कर दीजिए आंख बंद करके, और आपको कुछ करना ही नहीं है। जितना भी चीज़ आपको सेल्सियस में दे रखा है उसके आगे प्लस 273 कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा केल्विन में। ठीक है, तो लाइक आपको बोल रखा है कि वाटर को चेंज करने के लिए कितना, 100 डिग्री
सेल्सियस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बस आपको केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है, तो 273 प्लस 100 कर दीजिए, ठीक है, या फिर 100 प्लस 273 केल्विन। बस ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो केल्विन में होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 373 केल्विन आ जाएगा। तो आप कहिए कि वाटर को, पानी को खौलने के लिए, या पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 373 केल्विन होता है। बात बराबर है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 373 केल्विन होता है, ठीक है। अब लिखा है कि कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किए थे वैसे ही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज़, देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट्स, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूजन का दो मतलब होता है। एक तो होता है कि दो चीज़ आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, दो चीज़ आपस में फ्यूज़ करके एक सिंगल चीज़ बना देते हैं, इसको भी फ्यूजन कहा जाता है। और एक फ्यूजन का मतलब होता है लाइक ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है, ये अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे, 1 2 के पास आ जाएगा और 2 जो है वो 1 के पोजीशन में चला जाएगा, तो इसको भी फ्यूजन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं। इस फ्यूजन में क्या है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो लिक्विड है अगर सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसको कूल कर देंगे तो वो अगेन लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस फ्यूजन के बारे में बात हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin 100 डिग्री सेल्सियस have more energy than water। देखिए क्या बोल रखा है कि पार्टिकल्स इन स्टीम में ज़्यादा टेम्परेचर होता है वाटर से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैस के जो पार्टिकल्स है इसमें ज़्यादा होता है टेम्परेचर देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। ये सीरीज़ आपको याद रहेगा तो फिर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले वाले पैराग्राफ में यही बता रखा था कि जो वाटर होता है उसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आइस पार्टिकल्स में, और इसमें यही बता रखा है जो वेपर्स होता है उसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स। तो आप सिंपली ये सीरीज़ याद कर लीजिए कि गैसियस पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है पार्टिकल्स के बीच में, देन लिक्विड में होता है एंड देन सॉलिड में होता है। बस कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि बल्क में जो पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब कर लिए थे, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए थे इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके कारण जो वेपर्स होते हैं इनमें, अब कई बार क्वेश्चन तो पूछ लेगा, ये तो सबको पता होता है कि गैसियस यानी वेपर्स में ज़्यादा हीट होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा एक्सप्लेन, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि एक्सप्लेन करो क्यों होता है। तो आपको क्या रीज़न लिखना है, दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम यानी गैस के फॉर्म में यानी वेपर के फॉर्म में जो पार्टिकल्स होता है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होता है जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया होता है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसके फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया होता है। अब देखिए ये एक बहुत सिंपल सा आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें क्या बता रखा है कि कोई भी सॉलिड स्टेट है, ठीक है, इसके पास एग्जांपल ले लीजिए सॉलिड स्टेट यानी आइस, ठीक है, लिक्विड स्टेट का ले लीजिए वाटर, और यहाँ पे गैसियस स्टेट पे ले लीजिए वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर। तो सॉलिड स्टेट जब इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगी यानी हीट करूंगी तो वो लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगी यानी हीट करूंगी तो वो गैसियस स्टेट यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हम लोग को पता है, ठीक है, और इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखिए जब गैसियस स्टेट है, ठीक है, जब वेपर्स है, इसको मैं कूल करूंगी तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और मैं वाटर में आ जाएगा, मतलब वेपर्स को अगर मैं ठंडा करती हूँ तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वाटर को मैं ठंडा करती हूँ तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो सीरीज़ है वो वाइस वर्सा है, ठीक है। आप सॉलिड को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो और अगेन लिक्विड को आप कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हो तो उसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ा के आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे गैस को आप कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को कूल करके आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो।
So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. बस आपको क्या करना है, एक स्टेट से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेंज यही तो हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर में ही तो चेंज हो रहा है. मतलब सॉलिड क्या है, स्टेट है ना, इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो. लिक्विड स्टेट से आप, मतलब अगर कोई चीज़ आइस है अगर सॉलिड में, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो एकदम आइस ही बन के रहेगा, वो लिक्विड नहीं हो सकता. वो हो सकता है ना लिक्विड, मतलब आइस से मैं अगर वाटर बना रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, उसके स्टेट को मैं चेंज कर रही हूँ, सॉलिड स्टेट से उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रही हूँ, और इसी को तो ही स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है. तो बस सिंपल सी बात है कि वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. बस टेम्परेचर को चेंज करिए, या बढ़ाइए या घटाइए, बस आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये आपका चेंज होता रहेगा. ठीक है. तो वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. बस हीट को आप अप्लाई करते रहिए, हीट का एप्लीकेशन प्रोवाइड करिए, हीट को बढ़ाइए या घटाइए, आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होता रहेगा. बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट. अब तक तो हम ये पढ़ रहे हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड फर्दर गैस में कन्वर्ट होता है. बट ऐसे भी कुछ चेंजेस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए. ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए, एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. और विदाउट लिक्विड स्टेट में आए गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं, जैसे जनरली हम लोग बात कर रहे थे, जो चेंज होता है वो पहले सॉलिड स्टेट होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और देन वो गैस में कन्वर्ट होता है. ठीक है, ये तो जनरली होता है. लेकिन अभी कुछ चेंजेस के बारे में मैं बात कर रही थी. कुछ चेंजेस इस तरह के भी होते हैं जिसमें जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है और लिक्विड स्टेट यहाँ पे नहीं आता है. लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होके जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है. और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो गैसियस स्टेट है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट नहीं आता है बीच में. ठीक है. सो इससे रिलेटेड एक्टिविटी कर लेते हैं तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा ये चेंज. तो एक्टिविटी 1.13 में कहा गया है कि टेक सम कैम्फर. कैम्फर मतलब कपूर के कुछ टुकड़े ले लीजिए, कुछ पीस ले लीजिए, और अमोनियम क्लोराइड. तो कैम्फर का जो केमिकल नेम है वो है अमोनियम क्लोराइड. आप कुछ पीसेस ऑफ कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए. क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लीजिए. और देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है चाइना डिश, ये होता है चाइना डिश. इसमें आप वो टुकड़ों को रख लीजिए, ये टुकड़ों को रख लीजिए कैम्फर के. ठीक है. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड फनल ऐसे रखा गया है, इसको इस तरह से आप रख लीजिए. देन है पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल. यहाँ पे आप कॉटन का प्लग डाल दीजिए ताकि जो भी गैस निकलेगा या जो भी वेपर्स निकलेगा वो आउटसाइड ना जा पाए, वो बाहर ना निकल पाए, इसलिए आप एक कॉटन का प्लग डाल दीजिए. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, इस एक्टिविटी में सब्लिमेशन देखने को मिलेगा. सब्लिमेशन किसको कहा जाता है? जब डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्जन होता है, जब कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन. ठीक है. जब कोई भी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने ये चाइना डिश में जो कैम्फर के आपने चर्न करके जो पीस रखे थे, टुकड़े रखे थे, इसको जैसे ही आप बर्नर से गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वेपर स्टेट में अमोनियम क्लोराइड का वेपर्स बनेगा, धीरे धीरे वेपर्स बनेगा. और चूँकि आपने यहाँ पे कॉटन का प्लग डाल रखा है तो इसके सारे वेपर्स जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड जो है ये कॉर्नर्स में थोड़ा सॉलिडिफाइड हो जाएगा. ठीक है.
तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो कैम्फर था वो सॉलिड स्टेट में था और अब वो वेपर स्टेट में बन गया, यानी डायरेक्ट वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो ये एक्टिविटी जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट, देखिए लिखा है चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से, सॉलिड क्या था? कैम्फर था, ठीक है, इनटू गैस, इसके कैम्फर के जो वेपर्स बने। ठीक है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यहाँ बीच में कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आया, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर का क्या रोल होता है वो भी देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 3 अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग देखे हैं, 3 अलग। तो स्टूडेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 अलग स्टेट हम लोग देखे हैं, 3 स्टेट देखे हैं हम लोग। एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग देखे जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स था वो बहुत ही क्लोज एक दूसरे से, एक मिनट, एक्चुअली जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोज एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसे रहते हैं। और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर। और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फार अपार्ट होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात किए हैं। पहला है जो सॉलिड, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोज कॉम्पैक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। और जो लिक्विड स्टेट है इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है पार्टिकल्स के बीच में। और जो गैसेस स्टेट है इसमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में अभी तक हम लोग देखें। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कॉम्प्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। कोई भी सिलेंडर होता है, गैस को हम लोग जो भी स्टोर करते, कोई भी सिलेंडर में स्टोर करते हैं, तो गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं इस सिलेंडर पे प्रेशर लगाऊंगी, इस सिलेंडर के में जो गैस है इस पे अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी, इसको मैं कॉम्प्रेस करूंगी, इसको मैं दबाऊंगी, तो क्वेश्चन ये उठता है जो ये पार्टिकल्स है वो क्या होगा? क्लोज आ जाएगा। मतलब जो पार्टिकल्स अभी इतने दूर है वो फिर ऐसे आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कॉम्प्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। एक गैस जो कि सिलेंडर में इनक्लोज्ड है, मतलब बंद किया हुआ है, उस पर अगर मैं प्रेशर लगाती हूँ तो क्या उसके जो पार्टिकल्स है वो उतने ही दूर रहेंगे जैसे वो पहले थे, या वो पास आ जाएंगे? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, विल द पार्टिकल्स कम, तो देखिए लिखा है विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कर दूं, अगर कोई भी सिलेंडर में जो गैस के पार्टिकल्स है इस पर अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कर दूं तो इसके पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे, और प्रेशर कम कर दूं तो ये वापस से दूर हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या रियल में? तो जी बिल्कुल होता है। ठीक है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। जैसे ही ये देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये पिस्टन है, पिस्टन जिसे हम लोग प्रेशर लगा सकते हैं सिलेंडर पे। तो पहले इनिशियली जो गैस के पार्टिकल्स थे वो देखिए दूर हैं, पार्टिकल्स दूर हैं। ठीक है, जैसे ही इस पे मैं प्रेशर लगाती हूँ तो बी पार्ट में देखिए जो पार्टिकल्स है वो नज़दीक आ गए। जैसे ही मैं इस पर प्रेशर लगाती हूँ पिस्टन से तो इसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोज़र आ गए, और जैसे ही मैं और प्रेशर लगाती हूँ तो पार्टिकल्स जो है एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ़र्क पड़ा। जो गैस के इनिशियल पार्टिकल्स थे वो दूर थे, लेकिन जैसे ही मैंने कॉम्प्रेस किया, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आ गए, और जैसे ही और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स एकदम ज़्यादा क्लोज आ गए। ठीक है, तो हम लोग तो जो भी गैस सिलेंडर्स होता है उस पर भी जो गैस वगैरह फिल किया जाता है वो हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है। ठीक है,
सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। गैस को कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है? जब आप प्रेशर को अप्लाइंग प्रेशर को आप बढ़ा दो और टेम्परेचर को घटा दो। ठीक है, जब आप प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर को आप घटा दो तब कोई भी गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं, कोई भी गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुने हैं? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर में गैस सिलेंडर्स में इसे स्टोर किया जा सकता है। Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere। मतलब जो सॉलिड CO2 है उसको आप डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते, गैसियस CO2 में आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसको बिना लिक्विड स्टेट में लाए, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से आप इसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। और इसलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। ड्राई आइस किसको कहा जाता है? जो सॉलिड CO2 है इसको कहा जाता है। कई बार MCQs में पूछ लेगा कि ड्राई आइस और 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में देगा, दूसरा लिक्विड फॉर्म में दे देगा या गैसियस फॉर्म में, आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए। और आप वहाँ पे मार के आ जाओगे कि गैसियस फॉर्म के CO2 को कहा जाता है, बस आपका आंसर होगा गलत। तो आपको ये याद रखना है कि ड्राई मतलब सॉलिड CO2। ठीक है, सॉलिड CO2 जो होता है वो ड्राई आइस कहलाता है। दिस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड है या गैस में है, 2 चीज़ें हैं जो कि उसको डिटरमाइन करती, 2 चीज़ें हैं जिसके कारण या फिर वो सॉलिड में है या फिर वो लिक्विड में है या फिर वो गैसेस में है। और वो 2 चीज़ें होती हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरी बात याद रखना है कि किसी भी चीज़ को अगर लिक्विफाई स्टेट में करना है तो उसके प्रेशर को बढ़ाना और टेम्परेचर को घटाना है। ठीक है, तो वो लिक्विफाइड स्टेट में होता है। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कन्वर्जन बता रखा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसे फ्यूजन कहते हैं। जैसे सॉलिड आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे फ्यूजन। और जब वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो जो वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे कहेंगे, तो जब हम लोग सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहेंगे। और जब उसको हम लोग कूल कर देते लिक्विड को तो वो अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। अगेन उसी तरीके से जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। और गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को अगेन कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। इन टर्म्स में से ही कितने MCQs आ सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। तो ये अगर आपको क्लियर होगा कि क्या होता है फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, देखिए लिखा है एटमॉस्फेयर, जिसे इन शॉर्ट हम लोग ATM, स्मॉल ATM से हम लोग इसे सिंबलाइज करते हैं। इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग ATM से मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। और जो प्रेशर का यूनिट होता है वो होता है पास्कल, जिसे PA से
सिंबलाइज करते हैं और इसका फुल होता है पास्कल, ठीक है। और एक एटमॉस्फेयर जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है यानी 1 ATM, वो किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए भी, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस वगैरह इनको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, इसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो वीडियो बनेगा वो इससे रिलेटेड रहेगा, तो आप वहाँ पे जा कर के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक लास्ट कंटेंट है, लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। इसको इन डिटेल हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक जितना भी चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया है टिल नाउ आपको क्लियर होगा। हर एक प्रोसेस को मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो पक्का इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे इवेपोरेशन टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।